बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप लेक्चरार हैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। मियाँ हाफ़िज़ शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एमफ़िल किया है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो ये सारी बातें जो हैं हम डिटेल से मियाँ हाफ़िज़ शफकत महमूद साहब से करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक। जी, सबसे जी। पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया जनाब। जी, जी। शफ़क़त साहब, बात करें तालीम के हवाले से, जी, जी। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो 94 न्यूज़ चैनल है, इसको हैव करने पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको जो है इसमें इस सफ़र में कामयाबियाँ नसीब बहुत फ़रमाए। शुक्रिया। जी, मैं जो है मेरी पैदाइश तो यहीं भावलपुर सिटी की है। वैसे हमारा जो ख़ानदान है वो एक कस्बा है चेलेवैन, अ, तहसील कैरोड़ पक्का में। ठीक। कैरोड़ पक्का से है कोई 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे। वहाँ से हमारा ख़ानदान बिलोंग करता है। और दूसरा जो हमारी फैमिली है वो तहसील खैरपुर टामे वाली में, भावलपुर से आप जब हासिलपुर रोड जाएं तो इसरानी एक स्टॉप हुँ, आता है, उसके साथ चेला वैन है, वो भी चेला वैन है, वो भी हुँ, हमारी फैमिली वहाँ से बिलोंग करती है। तो मेरी पैदाइश यहीं भावलपुर हुई, लेकिन बचपन ऑफ कोर्स वहीं गुजरा चेलवैन में। हुँ, मैंने इब्तदाई तालीम हुँ, सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे भी जो हमारा ख़ानदान है, आपको मैं एक बात बता दूं, अल्लाह जी, की हम सब पे रहमत है कि माशाअल्लाह, जो हमारा ख़ानदान है उसमें जो 10 साल का बच्चा होता है वो हाफिज़ होता है। और माशाअल्लाह, हमारे ख़ानदान में जो हुफ़ाज़ किराम हैं वो कसरत से हैं, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो हमारे ख़ानदान में बच्चा पैदा होता है, चाहे बच्ची हो, बच्चा हो, हुँ, उसको सबसे पहले कुरान मजीद मेमोराइज़ कराया जाता है, हुँ, हाफ़िज़ बनाया जाता है। हुँ, फिर उसके बाद जो है ना जी, फिर इब्तदाई तालीम की तरफ तो मैंने भी सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद जो है ना, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। चिलवैन के साथ एक और कस्बा है, तहसील मेलसी में आता है, वैरसी वैन, उधर से ठीक, जो स्कूल है वहाँ से मैंने प्राइमरी की। फिर मैं जो है अपना जो एलिमेंट्री क्लासेस का सफ़र है, छठी जी, सातवीं आठवीं, वो जी, मैंने फिर भावलपुर से की। मिडिल भी, मैट्रिक भी, फिर आईसीएस किया एससी कॉलेज से। फिर उसके बाद जो है कुछ अर्सा इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। फिर यही इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से जो है मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में 2012 में। और ठीक, फिर उसके बाद जो है ना जी हुँ, 2015 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया है पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस ठीक, में मैंने फिर एमफिल किया है 2015 से 2018 में मैं पास आउट हुआ हूँ। मेरा वाइवा जो है वो डिफेंस हुआ है 2018 में। तो ये मेरा एक जो है तालीमी सफ़र है। बाकी जो है जी। मेरा ख़ानदान जो है वो चेलवैन में आबाद है। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो ठीक, एक अच्छे फैमिली से ठीक। है, फैमिली हाफ़िज़ शफ़क़त बैकग्राउंड। साहब, ये आईआर में जाने का शौक कैसे पैदा हुआ? इनके रिलेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं, जी, इसमें जाने का आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने आईआर करना है? बस वो हमारी फैमिली में ऑलरेडी एक दो कज़न थे, हुँ, उन्होंने इसमें मास्टर्स किया था। तो यानी बचपन से फ्रॉम वेरी बिगनिंग हुँ, व्हेन आई डिड माय मैट्रिकुलेशन, ठीक, उसके बाद फिर मुझे ज़रा शौक़ हुआ कि मैं जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स होती है वो कई तरह की होती है। एक होती है लोकल पॉलिटिक्स, हुँ, एक होती है इलाकाई, एक होती है मुल्की नेशनल पॉलिटिक्स, जी, और एक होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। जी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके नाम से ही साफ वाज़ेह है, और नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इस वजह से मैं फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा जो है मोटिवेशंस हुई। और तो मैंने फिर इधर एडमिशन लिया और 2 साल में जो है
मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। जी तो जी उसके बाद फिर एमफिल भी उसी में, यानी ठीक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम्म, ऐसे समझ लेना कि मदर ब्रदर सब्जेक्ट हैं, तो इस वजह हम्म। से। आपका एमफिल का थीसिस किस हवाले से था? जी, मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था, मास्टर्स का, वो था कंपोजिट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक एंड द प्रोसेस ऑफ कंपोजिट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पीस प्रोसेस जी है जो ठीक उस पे था। ठीक हो गया। और जो मेरा एमफिल का हम्म, है थीसिस बाद में, वो भी उसी, यानी इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है जी वो फॉरेन पॉलिसी ही है। ठीक यानी फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक जो है वो, जिसे कहते हैं कि मेरा एमफिल का थीसिस जो है वो है द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, द रिलेशंस बिटवीन इंडिया इंडिया एंड एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एंड इट्स implications फॉर पाकिस्तान। ठीक यानी जो मौजूदा हम्म, सूरत हाल में अफ़गानिस्तान, जी क्योंकि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है जी और सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री है, और अफ़गानिस्तान के आप देखें शुरू से ही जो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानिस्तान में वॉर्स हुई, जी अफ़गानिस्तान में 80s में प्रॉक्सी वार हुई, फिर जी उसके बाद 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया और जो तालिबान थे उनको ओवरथ्रो किया, जी फिर जो है अपना एक इंटरिम गवर्नमेंट हामिद करज़ई की, तो उसके जो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, जी तो फिर इंडिया उसके क्लोज़ हो गया। इंडिया, तो इंडिया एंड अफ़गानिस्तान जब आपस में क्लोज़ हुए, तो डेफ़िनेटली उसके जो इम्प्लिकेशंस थे पाकिस्तान पे, वो बैड भी गुड भी, मैं तो कहूँगा बैड ज़्यादा ज़्यादा हैं, जी गुड कम हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो क्लोज़ रिलेशंस की वजह से उसके पाकिस्तान पे असरात पड़े हैं। पाकिस्तान जो है वो ख़ुद क्लेम करता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है वाया अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके। तो इस वजह से जो हम्म, है मेरा जो मास्टर्स का थीसिस है या एमफिल का थीसिस है, जी वो दोनों जो हैं वो दोनों एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, यानी फॉरेन पॉलिसी या ठीक इंटरनेशनल रिलेशन। जी। ठीक। आपके दिन की मसरूफियत क्या रहती है? दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? जी, जी। दिन का आगाज़ तो फ़जर की नमाज़ से बस कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी तो फिर कुरान शरीफ की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ का 1 पारा 2 पारा मैं जो हूँ उसको रिवाइज़ करता हूँ। हम्म, फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़, यू नो दैट कि जी आजकल क्लोज़ हैं जी और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फिर हफ़्ते में तकरीबन 2 या 3 लेक्चर होते हैं। बाकी घर में फिर वो मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हुई हुई है, तकरीबन 10 साल हो गए। 2011 में फ़रवरी 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वक़्त जो है घर का बड़ा मैं हूँ, यानी मेरी एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, तो उस हवाले से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर सब मामलात को जो है वो आप लुक आफ्टर करना, आप करते हैं। फिर जो है किसी के दुख सुख में जाना, जिस तरह एक ट्रेडिशन होता है जी फैमिलीज़ का, जी तो वो उस लिहाज से भी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को जो टाइम है वो पूरा टाइम देते हैं, और मैं यूनिवर्सिटी में कोई ला सिंस यानी 2017, यानी तकरीब ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं, मैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी हूँ और पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। आपके मशागल क्या हैं? किताबें पढ़ते हैं और जी, जी। अदब से किस हद तक लगाव है आपको? जी, जी। किताबें जो है, मैं ज़्यादा तो यही जो अपने फ़ील्ड से रिलेटेड, जी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह से रिलेटेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ज़्यादा मैं यही किताबें। हम्म, बाकी मज़हबी किताब भी मैं पढ़ता हूँ, ख़ास तौर पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ठीक जो किताब है, ये सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस तरह जो है और भी बहुत सारी किताब हैं सीरत पे मबनी। बाकी तफसीर कुरान शरीफ वो भी पढ़ी है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो है ना, ख़ास तौर पे जो पर्सनैलिटीज़ पे बुक्स हैं, जी उनको पढ़ने का मुझे ख़ासा शौक़ रहता है। ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे जो बुक्स हैं, जी जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वॉलपर्ट की बुक है। इसके अलावा जो है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वॉलपर्ट की है, और जो है फिर उसके बाद जुल्फ़ी, मेरा दोस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी जी बुक्स हैं। जी फिर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे भी कुछ बुक्स हैं, जिस तरह इस अमेरिकन प्रेसिडेंट एक गुजरे हैं, जी रिचर्ड निक्सन, 70s में, 70s के जी यानी पहले दहाई में।
70s में, यानी 74 तक वो रहे हैं। तो उन पे एक बुक है, वो भी पढ़ी है। बाकी भी बुक्स पढ़ते रहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे बहुत सारी बुक्स हैं। जुल्फ़ी मेरा दोस्त, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, और इस तरह जो है ये जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासत को कैसे देखते हैं आप? जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ गुड पॉलिटिशियन हुँ, एंड गुड लीडर। वो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कायदे अवाम तो थे, हुँ, जिस तरह उनको टाइटल दिया गया है कायदे अवाम का, हुँ, वो कायदे अवाम तो थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी देखें, हर इंसान है, मैं तो ये समझता हूँ कि 47 से आज तक जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, जितने भी, यानी खा वो आमिर हों, खा वो सिविलियन हों, यानी मिलिट्री मैन हों या सिविलियन हों, हर एक के अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इंसान कोई जो है फरिश्ता तो नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अच्छे काम भी हैं, और कुछ पॉलिसीज़ हैं उनसे इख्तलाफात भी हैं। ख़ास तौर पे वो जो है, ही वाज सोशलिस्ट माइंड हुँ, पर्सन, हुँ, और सोशलिस्ट माइंड पर्सन और लिबरलिस्ट माइंड पर्सन, क्योंकि जो पाकिस्तान है इसमें जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 100% पॉपुलेशन है, उसमें जो है 30% तक जो है वो लिबरल तबका है। जी, 30% जो है इस्लामिक रेडिकलिज़म है, यानी रेडिकलिस्ट जो पक्के इस्लामिक जो लोग हैं वो हैं, और बाकी जो 40% हैं वो एक मीडियम उसमें रहते हैं। वैसे तो 97-98% ठीक, मुसलमान हैं। ठीक, तो इस वजह से पाकिस्तान में जो लिबरल माइंड बंदा हो, उसको जो यहाँ पे जो रेडिकलिस्ट हैं वो पसंद नहीं करते। तो भुट्टो साहब भी उसी से थे। लेकिन ओवरऑल भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज गुड लीडर। ठीक। जी जी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से आपका जी क्या जी पॉइंट ऑफ व्यू है? जी। खारजा पॉलिसी जो है, शुरू से 47 से अगर हम देखें, तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही सेड दैट के वी वांट वी वांट्स टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस ठीक, विद आवर नेबरिंग नेबरहुड एंड विद द होल वर्ल्ड। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है कि आफ्टर 1 ईयर ही वाज डाइड। 1 साल बाद उनका जो है वो इंतकाल हो गया। फिर लियाकत अली ख़ान, वो भी एक किस्म के, यानी कायद आज़म के दस्त रास्त भी थे, और मुस्लिम लीग के वो प्रोमिनेंट लीडर थे। उनको भी 4 साल बाद जो है वो असैसिनेट। फिर खारजा पॉलिसी उस तरह से डांवाडोल रही, यानी हम 1954 में हम अमेरिकन कैंप में गए। फिर उसके बाद जो है उसी से हमारी डिटरमिन होती है खारजा पॉलिसी। यानी उस ठीक, वक्त वी हैव टू ऑप्शंस इन 1947, आइदर वी ज्वाइन रशियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक। तो हमने अमेरिकन ब्लॉक में गए। फिर उसके बाद खारजा पॉलिसी में अप्स डाउन्स आते रहे। फिर हम वॉर्स में जो हम अंगेज हुए, ख़ास तौर पे ये जो 80s की वॉर है, जिसे वार ऑफ प्रॉक्सी कहते हैं, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक और उनकी जो रजीम है, वो टोटली उसी पे मबनी है कि अमेरिका का साथ दिया, सोवियत यूनियन को विड्रॉ कराया अफ़गानिस्तान से, और उस वक़्त जो जिहाद कल्चर है जी, उसी को फ़रोग़ दिया। डिफरेंट मदरसा से तालिब इल्म लाए गए 18-20 साल के, जबकि वो इमेच्योर होते हैं उस वक़्त। उनको ट्रेनिंग दी गई। फिर वो जब सोवियत यूनियन चला गया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई, और उसके इम्पैक्ट आज तक पाकिस्तान पे हैं। ये दहशतगर्दी, ये वो। फिर ठीक, 2001 में मुशर्रफ साहब आए, तो वो भी सेम वही स्टोरी रिपीट हुई। फिर दहशतगर्दी जो है, उससे दहशतगर्दी का एलिमेंट आया, और उस दहशतगर्दी को जो है वो ओवरथ्रो करने के लिए फिर मुशर्रफ साहब ने बड़े इनिशिएटिव लिए। तो खारजा पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, वो सम गुड सम बैड, लेकिन ओवरऑल खारजा पॉलिसी इस वक्त जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उससे मैं खासा सेटिस्फाइड हूँ। ठीक, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। वो बड़ा अच्छा, उन्होंने दुनिया में विज़िट भी किए हैं, और पाकिस्तान का इमेज जो है अब ख़ासा बेटर हो गया है बनिस्बत पहले से। ठीक, तो मे अल्लाह अलमाइटी आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो पाकिस्तान में अच्छे जो है ख़ारजा पॉलिसी अच्छी रहेगी ठीक, इंशाल्लाह। क्योंकि कोई जी, मुल्क भी होता है ना, हुँ, उसका दारोमदार ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर होता है। बिल्कुल, जब आपकी ख़ारजा पॉलिसी अच्छी रहेगी, तो आप जो है अच्छा वो करेंगे। जब आपकी ख़ारजा पॉलिसी ही खुदा न खास्ता फ़ेल हो जाए, तो फिर तो आपका कंट्री
आइसोलेट हो गया, तो इसी वजह से। पाकिस्तान की करंट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? जी, करंट पॉलिटिक्स जो है, आप ये देखें, एक तरफ सिर्फ पीटीआई है हम्म, और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई के कुछ इत्तेहादी हैं, जिस तरह काफ लीग है या जिस तरह जो है बाकी कुछ पार्टीज़ हैं, तो बाकी भी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। और दूसरी तरफ जो है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, जो मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी हुई है, तो उसको देखें तो उसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। और इधर से पीटीआई और उसकी कोalition पार्टीज़, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो ओवरऑल, मैं अगर उस पर तबसरा करूं तो वो, जी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इसी से, और जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो वो अच्छा जा रहा है, गवर्नमेंट अच्छी जा रही है। बस इमरान खान साहब अगर उसकी गवर्नमेंट जो है ये महंगाई पे, डेयरनेस पे कंट्रोल कर ले, ठीक। पॉवर्टी पे कंट्रोल कर ले, तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जो एक कॉमन पर्सन है, जो आम आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान में 40% लोग जो है वो दे आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जो 40% लोग हैं। अब 22 करोड़ में से आप 40% बनाएं तो 6-7 करोड़ बनते हैं। तो 6-7 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए तो मसला है। बाकी ओवरऑल ये जो पीडीएम है, ये भी एक अपोजिशन की तहरीक है, ये हर दौर में रही है। भुट्टो के ख़िलाफ़ भी 11 सितारे आए थे, फिर उसके बाद हर दौर में रही है। तो अब ये जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएंगे, जो कि 2023 में होने हैं, उससे जी पहले अल्लाह करे कि ये हुकूमत अपना टर्न्योवर पूरा करे, तो ये अलहदा-अलहदा हो जाएंगी, ठीक ये कोई ठीक। देर पा नहीं चलेगी। मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? जी, मुल्क की मईशत, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जो वी आर अंडर डेट कंट्री, वी आर लिविंग इन अंडर डेट कंट्रीज। आप ये देखें, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री को आप देखें, तो जब अयूब खान का जो है इरा था, हम्म, उसमें इकॉनमी इतनी बेहतर हो गई थी। अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अयूब खान ने एग्रीकल्चर रिफॉर्मिंग की, अयूब खान ने और भी बहुत सारे सेक्टर्स में उसने बड़े अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स की। तो जी उसमें 60s के अवाइल में, यानी बिफोर 1965 वॉर, हम कर्जा देते थे जर्मनी जापान, इवन जर्मनी जापान को। फिर उसके बाद जो है, फिर मईशत यकदम जो है एक ही, यानी कोलैप्स में चली गई, और फिर उसमें खासी बेहतरी नहीं आ सकी। तो अब जो मईशत है, सबसे पहले तो डेट उतारा जाए, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाद देखें, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने, मैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपने, मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो इसकी कमी नहीं है वसाइल की। ठीक। अल्लाह ताला ने जो सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं, वो सारी पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जी यानी पाकिस्तान है फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ है लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक। अब मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दूं। जी आप जो है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, आप तकसीम करना चाहते हैं 10 लोगों में, जी कोई भी चीज़ है, 10 लोगों में तकसीम करना चाहते हैं, आगे आ जाएं 50 लोग, तो उस पे क्या होगा, तो वो शॉर्टेज ऑफ चीज़, यानी वो चीज़ आप पूरी नहीं कर नहीं कर सकेंगे। सकेंगे। सेम पाकिस्तान में भी हम्म, अगर पावर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें यही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है 100 घरों के लिए, आगे वो उसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं 300 घरों के लिए, तो उसका आउटपुट क्या हुआ, लोड शेडिंग। इसी तरह जो गैस है, ये प्रोड्यूस हो रही है 200 घरों के लिए, हम्म, और आगे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 500 घरों में, तो वो फिर लोड शेडिंग। इसी तरह जो है ये सारे, यानी अगर आप डेट उतार दें और फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को आप जो है स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी और जो रिसोर्सेज हैं इनको आप सही यूटिलाइज कर दें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत बेहतर है। दैट्स गुड। पाकिस्तान की आवाम भी बहुत बेहतर जी है, आवाम में इतना शऊर है, और आवाम के पास भी अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं। अगर वो भी मुल्क की जो है खिदमत करना चाहें और मुल्क का कर्जा उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। हाफिज साहब ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर की तैयारी सीएसएस के लिए किस तरह करनी चाहिए? जी, जो मैं आपको ये बताऊं, जो सीएसएस है, जी ये
अब तो क्योंकि जो पहले था पैटर्न अब उससे चेंज होता जा चेंज रहा होता जा रहा है। जी। है, दिन ब दिन जो है उसमें चेंजिंग आती। पहले हुँ। एज भी 28 ईयर्स थी, अब एज भी जो है उसकी एक्सटेंड करके 30 जी, ईयर्स हो 30 गई इयर्स है। हो गया है। तो जो आईआर और पॉलिटिकल साइंस है, जी। यानी पेरेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, हुँ। फिर उसकी आगे जो है सब ब्रांचेज हैं, आईआर बाकी सारी जितनी भी हो गई। जी। तो आपका सिलेबस जो है ना सीएसएस का, उसमें 6 कंपल्सरी पेपर होते हैं और 6 होते हैं ऑप्शनल पेपर। हुँ। आप ऑप्शनल पेपर में आप 400 नंबर इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उठा सकते हैं। बाकी जो 600 नंबर आपके हैं इसके आईआर के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के हैं, उसमें भी आप देखें पाक अफेयर, करंट अफेयर, हुँ। उसमें भी यही सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो जी। ये जो जिन्होंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में या मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जी। मैं उनसे कहता हूँ कि दे शुड अपेयर इन सीएसएस एग्जाम्स, क्योंकि 60% तो जो सीएसएस का सिलेबस है वो उनके अपने सब्जेक्ट कवर करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि सीएसएस जो करने का इरादा रखता है वो मास्टर्स के बाद सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज़ करे जो उसके सब्जेक्ट से, यानी जो उसका जो एक उसका बैकग्राउंड है, मास्टर्स उसने आईआर में किया है तो वो आईआर से रिलेटेड सब्जेक्ट उठाए, पॉलिटिकल साइंस से किया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उठाए। इधर क्या होता है, मास्टर्स क्या होता है पाक स्टडीज़ में, और सब्जेक्ट उठा लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के या इस तरह। फिर वो क्योंकि आपकी बेस ही नहीं है, जिस चीज़ पे आपकी बेस नहीं है, तो मास्टर्स के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट्स जो है ना जी चूज़ आप वो करें जिसमें आपका मास्टर्स है। देन जो है इंशाल्लाह आप सीएसएस जो है कामयाब हो जाएंगे सीएसएस ठीक। एग्ज़ाम में। और सीएसएस मोस्टली आप ये देखें आईआर और पोल साइंस के ही लोग करते हैं मोस्टली। आप ये टाइम मैगज़ीन में देखें, जी। जिनकी अक्सर लगी होती है कि हमने सीएसएस जो है वो अटेम्प्ट क्लियर की है, रिटर्न भी और इंटरव्यू भी। उसमें जो तकरीबन 70% लोग दे हैविंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, ये जो है ये होता है। तो ठीक हो गया। सीएसएस जो है ये एक इजी एफर्ट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर सियासत के हवाले से बात करें तो तो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? मैं तो कहता हूँ मैं तो बड़े इलेक्शन में भी कहूँ जी, क्यों नहीं करेंगे। जो बल्दियाती हुँ। इलेक्शन है या हुँ। बल्दियाती सेटअप है लोकल गवर्नमेंट, जी। असल में ये तो है ही यही, यानी ग्रास रूट लेवल। जी। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं, आई वांट टू पुट एग्जांपल ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो मुशर्रफ साहब लाए थे हुँ। 2001 में, जी। जिसे एलजी लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हुँ। उसमें ये था कि जो ग्रास रूट लेवल का एक आम बंदा है उसके भी मसाइल हल हुए। वो कैसे? जी। यानी यूनियन काउंसिल्स बना दी, यानी भावलपुर डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ा है तो इसकी मोर हुँ। देन 100 यूनियन काउंसिल्स हैं। इसकी निस्बत लोधरा छोटा है तो लोधरा की 73 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो यूनियन काउंसिल लेवल तक, यानी उसका जो बेसिक यूनिट है एलजी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, वो है यूनियन काउंसिल। तो यूनियन काउंसिल में फिर आगे नाजिम, नैब नाजिम जो डेवोल्यूशन ऑफ जी। पावर में हुआ, फिर काउंसलर, फिर उस काउंसलर में भी आगे सब कैटेगरीज हैं, कोई लेबर काउंसलर है, कोई यूथ काउंसलर है, कोई जो जो है वो फार्मर काउंसलर है। तो इस तरह, ठीक। तो इस तरह जो है ज़्यादा पब्लिक के जो इंटरेस्ट्स हैं वो फुलफ़िल होते हैं और पब्लिक की डिमांड्स फुलफ़िल होती हैं। देखिए ना, एक आम बंदा जो है वो अगर रहता है किसी गांव में, बिलफ़र्ज़ वो कोई चोलिस्तान के दूर कोई गांव है, देहात है, जिसे बहावलपुर आते हुए भी ना वो किराया अफोर्ड कर सकता है, ना कन्वेंस अफोर्ड कर सकता है, तो उस बेचारे को वो कहाँ एक्सेस होती है? यहाँ पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ तो कोई अगर एमपीए या एमएनए प्रोविंशियल मिनिस्टर या वो फेडरल मिनिस्टर बन जाएं वो बात नहीं सुनते, तो एमएनए तक उनकी एक्सेस नहीं होती। तो वो अपनी यूनियन काउंसिल में अपने नाजिम से, अपने काउंसलर से, अपने जो है उससे वो अपने मसाइल बयान करते हैं, फिर उनका मसाइल का हल होता है। तो इसलिए जो विलेज काउंसिल का एक कंसेप्ट दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो उसमें भी यही होता था कि एक पंचायत, यानी विलेज के जो गांव है, एक बस्ती है उसमें 200 घर हैं, उस 200 घरों में जो 10 या 12 बड़े जो उस बस्ती के हैं जिनका थोड़ा असर है या थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, जी। उनके थ्रू मसाइल हल किए जाते थे।
लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी उसी की एक कड़ी थी। लेकिन बाद में वो सिस्टम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, और असल जो आम पब्लिक है उसका फ़ायदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से होता है। ये जो MNAs MPAs हैं, ये तो एक आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो नेशनल असम्बलीज में जाके बैठते हैं, वो भी उस तरह से एड्रेस ही नहीं करते, यानी आवाम से वोट लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, हमारे जी। हल्के के जो MNA MPAs हैं वो हम्म, आवाम से वोट लेके जाते हैं कि हम जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार दिलाएंगे, हम्म, हम जी ये लोड शेडिंग है उसको लोड शेडिंग ख़त्म कराएंगे, हम जी किसान जो है, जो आजकल किसान तबका जो आजकल बेचारा जो है पीस रहा है और पार्लियामेंट में बुरा जाके हाल है, बात ही नहीं करते। हाँ बात ही नहीं करते, वहाँ जाके बस खामोश, वो सुम्मुम बुकमुन उमयुन, जिस तरह है ना जी कुरान शरीफ में के गूंगे बहरे इसी तरह बन कहाँ के से बैठे इलेक्शन रहते हैं। लड़ेंगे आप? जी, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? जहाँ से आप कहेंगे। आपका इलाका करोड़ आम पक्का कहवड़ से। पक्का तो है, लेकिन देखें इलेक्शन में कोई उस तरह, देखें हम्म, आम बंदा तो हम्म, नहीं आ सकता ना, हम्म, तो हमारा उस तरह कोई फैमिली बैकग्राउंड यहाँ होती है ज़्यादा इनहेरेंट पॉलिटिक्स। हम्म, यानी अब आपको मैं एग्जांपल दूं, जो हमारे इधर यानी एक बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा, ये इनहेरेंट पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, हम्म, यूरोप तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान है। हम्म। तो इनहेरेंट पॉलिटिक्स में इस तरह पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कभी मौका दिया तो जहाँ से किस्मत होगी लड़ पड़ेंगे इंशाल्लाह। करोड़ पक्का के क्या बेसिक मसाइल हैं आप देखते हो? जी जी, कहवड़ पक्का जो है ये असल में ये कहवड़ पक्का एक ओल्ड सिटी है, आपने विज़िट किया है कई दफ़ा, आप वहाँ गए। कहवड़ पक्का एक ओल्ड सिटी है जिसकी जो तारीख है ये जो है कंसिस्ट ऑफ मैनी हंड्रेड सेंचुरीज, यानी कई सौ साल पुरानी है। और कहवड़ पक्का में ऐसी जो है बिल्डिंग्स भी हैं, ऐसी जो है वो हैं, कुछ ऐसे इनहेरिट कल्चर है जो कि सदियों पुराना है। तो कहवड़ पक्का असल में कहवड़ पक्का में या डिस्ट्रिक्ट लोधरा बना 1991 में, ये मोहम्मद सिद्दीक खान कान्यू मरहूम जो असैसिनेट हुए 2001 में, उन्होंने बनवाया। और कहवड़ पक्का यानी नेशनल लेवल पे हम्म, पहचाना भी उन्हीं की वजह से जाता था। फिर अब मसाइल तो हैं कहवड़ हर शहर में, लेकिन हमारे जो कहवड़ पक्का के जो रोड्स हैं, ख़ास तौर पे जहाँ हमारा गांव है चिलवन, वहाँ के रोड्स बड़ी टूट फूट का शिकार हैं। रोड्स नए भी बने हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा में जो रोड बना है ना जी, लोधरा टू दुनियापुर खानेवाल, बहुत बहुत आला रोड है। मैं कहता हूँ इसे किलर रोड कहते थे, यानी कातिल रोड कहते थे। ठीक। रोज़ाना की बुनियाद पे कई अल्लाह न करे हादसात होते थे और इस तरह से, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट ने बनवाया है, ये जो PMLN की जो 5 साल पूरे करके गई ठीक, है। ठीक। लेकिन हमारे रोड्स अभी नहीं बने। मैं तो कहता हूँ वो बने, क्योंकि हम रहते हैं, अब भावलपुर हैं, जी। इधर रिहाइश है हमारी भावलपुर में, अलामा इकबाल टाउन में रहते हैं। लेकिन ये है कि हमारा आना जाना तो वहाँ रहता है, क्योंकि वहाँ जो है बैकग्राउंड सारा वहीं पे है, कुछ थोड़ी बहुत ज़मीनें भी हैं, बाकी आना जाना भी वहाँ है। जी जी, ठीक। तो रिश्तेदार भी हैं। नौजवानों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि उनको हल होना चाहिए? जी, नौजवानों के मसाइल पे अगर बात करें तो नौजवान जो है ये मतलब शुरू से जो नौजवान हैं ये अपने तालीम पे तवज्जो दें सबसे पहले। अगर एक बच्चा है वो प्राइमरी करता है, फिर उसके बाद मिडिल, फिर मैट्रिक, वो कहता है मैंने बस साइंस में ही जाना है, फिर FSC, प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो शुरू से वो यानी शुरू से डिसाइड करे कि मैंने आया किस में जाना है। देखे ना, यहाँ अब मैं तो आपको बताऊँ, हम जब यानी स्कूल एज या टीन एजर थे, तो उस वक़्त जिससे पूछते थे, किसी से पूछे ना आपने क्या बनना है, वो कहते मैंने जी इंजीनियर बनना है। किसी से पूछे आपने क्या बनना है, जी मैंने जी डॉक्टर बनना है। किसी से पूछें, वो तीसरा ऑप्शन ही नहीं देते। हालांकि ये नहीं है, शुरू से बच्चे, उनके पेरेंट्स, यानी जो बच्चा है ना उसकी जो पहली दरसगाह होती है, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो उधर से ही पेरेंट्स, बच्चा तो एक जो है वो तो अभी इमेच्योर है, यानी FA BA के बाद उसके पास अक्ल आती है, उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है। तो बच्चे शुरू से अपनी तालीम पे तवज्जो दें, और वो यानी वो रास्ता चुनें जिस पे उन्होंने जाना है। बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, वालिदैन उसको साइंस में डाल रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ, वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा। बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो
मीडिया स्टडीज़ में है, बच्चे का आईआर में है, बच्चे का पॉल साइंस में है, बच्चे का एग्रीकल्चर में है, और ठीक। उसको पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको जो है वो कहते हैं कि तुम करो एमबीए बीबीए। तो ये नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर उसके बाद जो है उसको उसी ट्रैक पे चलने दें। ठीक। लेकिन नौजवानान के मसाइल तो हैं बहुत ज़्यादा। अब इमरान खान साहब उसको हल कर रहे हैं, ये जो है टाइगर फोर्स भी बनाई है, दूसरा भी उसको जो है देख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आपको ट्रैवल करना पसंद है? जी जी है, ट्रैवल बस किया है, कई दफ़ा किया है, जाते आते रहते हैं फॉरेन ज़्यादा। कंट्री का कोई विजिट हुआ? नहीं, सऊदी अरेबिया गए हैं, हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में। अच्छा, यहाँ पे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के कल्चर को और फॉरेन कंट्री कल्चर को कैसे देखते हैं? नहीं, हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। अब देखें, आपका जो है कौमी लिबास वो शलवार कमीज़ है, हम्म, आपका पड़ोसी कंट्री इंडिया है, उसका जो कौमी लिबास है वो धोती कमीज़ है। हम्म, इंडिया जो है ये सऊदी अरेबिया है, उसका जो है अरब, वो जो अरब पहनते हैं जी। अरब लिबास। तो हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान फिर भी मोर टाइम्स बेटर। मैंने देखिए, मैं अल्लाह ताला विज़िट कराए, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला विज़िट कराए और कंट्रीज़ भी ले जाए। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास इंटरनेट है, खा वो पढ़ा लिखा है या खा पढ़ा लिखा नहीं है। हर बंदा जो है वो आजकल कोशिश होती है कि मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, अच्छे इसमें, या मैकडोनल्ड में जाऊं, केएफसी में जाऊं, या इस तरह जो यानी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ जाऊं। जी। तो इस तरह पाकिस्तान का जो कल्चर है, मैं ये समझता हूँ मीडिया जो है ये आपके पास एक्सेस है, आप इधर बैठ के पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। बिल्कुल। जौन से कंट्री का आप कल्चर निकालें, यूएसए का निकालें, इंग्लैंड का निकालें, मलेशिया का निकालें, जिस कंट्री का मर्जी, सऊदी अरेबिया का निकालें, मिडल ईस्ट में से जिस कंट्री का निकालें आप निकाल सकते हैं। तो उनके कल्चर को देखें, फिर अपने मुल्क के कल्चर से जो है उसका कंपैरिजन करें, देन जो है आप देखेंगे कि पाकिस्तान का कल्चर जो है बहुत बेहतर है। और मैं तो अपने कल्चर पे आई हैव अ लॉट ऑफ प्राउड ऑन माय ऑन नेटिव कल्चर, जो हमारा नेटिव कल्चर है उसका। पाकिस्तान के कौन से शहर जो आपको अच्छे लगते हो? जी, पाकिस्तान के वैसे सारे शहर, मुझे तो बहावलपुर सबसे अच्छा लगता है। मुझे एक हमारे जो है वो उस वक़्त तो फूड मिनिस्टर थे वो समीउल्लाह चौधरी, वो आए थे हमारी यूनिवर्सिटी। जी। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने स्पीच की थी, हमारी डिपार्टमेंट ने एक जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था, ये 2019 की बात है, लास्ट लास्ट से लास्ट ईयर यानी ठीक। दिसंबर में। ठीक। तो वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे। एट दैट टाइम ही वाज फूड मिनिस्टर, प्रोविंशियल फूड मिनिस्टर। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान भावलपुर में रहते हैं वो ऐसे समझ लें हम पैराडाइज में रहते हैं। नो तो डाउट। उनकी मुझे बात बड़ी पसंद आई। जी। उन्होंने कहा जो भावलपुर में रहते हैं, दे कंसीडर देमसेल्फ वी आर लिविंग इन पैराडाइज, भावलपुर सिटीज़ लाइक पैराडाइज। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा भावलपुर है पसंद है। फिर उसके बाद जो है देखा जाए मुल्तान भी बहुत, मुल्तान क्योंकि भावलपुर मुल्तान एक ही बात है। इस्लामाबाद में मैं रहा भी हूँ, वहाँ भी इस्लामाबाद तो फिर कैपिटल है, हर मुल्क का कैपिटल तो उसकी अपनी। कराची, हर शहर जो है आपकी वो आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल। वैसे इस्लामिक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर खुलफाए राशिदीन है। इस तरह जो है इधर देखा जाए तो इधर जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। जो अगर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की बात करें, अगर मजहबी शख्सियात, फिर तो जिनके हम उम्मती हैं उनके लिए तो फिर यानी हमें इस पे भी फ़ख्र होना चाहिए कि हम उम्मत भी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और उसके बाद खुलफाए राशिदीन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली ये मेरी फेवरेट पर्सन। इन पे बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ठीक। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत मजहबी भी है तालीम। ठीक। हाफिज़ शफ़क़त साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, जी बहालपुर की आवाम को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, जी आप जी एज़ अ लेक्चरर्स उनको क्या मैसेज देंगे? जी जी बीइंग अ लेक्चरर जो है मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि ये तो अभी कोविड है ना, हुँ। कोविड की वजह से जो है यहाँ क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं। और जिन्होंने पढ़ना है, मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास है ना, क्लास, जी। उसमें अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो उसमें
जो लाइक यानी बहुत ज़्यादा जीनियस या इंटेलिजेंट, वो 15 या 20 स्टूडेंट होंगे। ठीक। बाकी 15-20 वो जो है वो एवरेज होंगे। जो 15-20 हैं वो जस्ट द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या जस्ट द सेक ऑफ टाइम पास यूनिवर्सिटी आते हैं। मैं जी। तो ऐसे ही कहूँगा, यूनिवर्सिटी में अगर हम्म, इस टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में आईयूबी में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी आईयूबी की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल ओवरऑल बीजीयू यूनिवर्सिटीज़ है, की। पंजाब है, ठीक। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक कायदे आज़म जितनी भी हैं, कराची में हैं जितनी, उसमें स्टूडेंट्स 30% जो हैं वो लाइक फाइक होते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। 30% जो है वो फॉर द टाइम पास आते हैं, यानी इंटरटेन करने के लिए, चलें जी जाएं एमए में एडमिशन ले लें, कैंटीन पे टाइम गुजारेंगे, दोस्त बनाएंगे, और जो है इस तरह जो है उनका वो होता है, यानी मोटो होता है। ठीक। तो जो 60-40% होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो ऐसे पढ़ें जैसे फ़िज़िकल। अभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो मैंने एज़ इट इज़ ली हैं, जैसे कि मैं क्लास में फ़िज़िकल जो है क्लास लेता था, यानी अपनी क्लास में, वैसे ही मैंने फ़िज़िकल ऑनलाइन लिए हैं, और ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सिलेबस कवर करा दिया है 100%। तो अब पेपर्स हैं और पेपर्स भी वो हो जाने हैं। तो ये कोविड की वजह से ये कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर बंद नहीं है, जी। ना कोई बहावलपुर के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया का मसला है। जी। आप देखें यूरोप में अब भी लॉकडाउन है, जी। बेशक आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, सेकंड स्पाइक भी आ गई है कोविड की, अब थर्ड भी अल्लाह ताला खैर रखे, आनी हुई तो आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ें, क्योंकि आप ये देखें लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो क्लासेस लें, ये वक्त उनके हाथ से चला गया तो फिर ये वक्त नहीं आएगा। और यही एज होती है, ये जो ठीक। एज है ना, यही एज है। अब हम जब पढ़ते थे हमारे टीचर्स कहते थे कि यही एज है, आप पढ़ें। और जब अब हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो हम उनको भी यही कहते हैं, जब ये वक्त हाथ से चला जाएगा, यानी कोई भी स्टूडेंट है, खा मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, उसके बनने के टाइम यही है, 10 साल 12। जब ये चला गया तो उसके बाद फिर ये वक्त हाथ से चला जाएगा, ना आपके साथ आपके पेरेंट्स रहेंगे, ना टीचर रहेंगे। फ्यूचर आपका अपना है, आपने उसको फेस करना है। तो स्टूडेंट्स पढ़ें, मेहनत करें, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बनाएं, अपने डिपार्टमेंट का, टीचर्स का। और जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा उसके पीछे, बेशक स्टूडेंट अच्छे होते हैं जो टीचर्स को रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं, जो अच्छे, जो ना भी करे, तो एक स्टूडेंट कोई अच्छा परफॉर्म करे ज़िंदगी के किसी शोबे में, उसके पीछे उसके टीचर, उसके डिपार्टमेंट, उसके इदारे का बड़ा हाथ होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच, आपने जी हमें जी हमारा साथ दिया। जी, जी। बात करके बहुत जी, अच्छा जी, लगा। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारा इंटरव्यू किया। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको खुश रखे। बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी, थैंक यू, जी, थैंक यू तो वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को, कैमरामैन परवेज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।